हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। पिछले क्लास में हम देखे थे, शुरू किए थे क्या, इंटरैक्शन। ठीक है, क्या इंटरैक्शन, कम्युनिटी में इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन दो तरह का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव इंटरैक्शन और दूसरा होता है निगेटिव इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन में क्या होगा भाई, कोई एक ऑर्गेनिज्म या दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था क्या, निगेटिव इंटरैक्शन में होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म या दोनों ऑर्गेनिज्म को हो सकता है कि क्या हो जाए भाई, हार्म पहुंचे, उसको उसका लॉस हो। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरैक्शन और निगेटिव इंटरैक्शन, सिंपल सा बात है। अगर कोई भी पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में रहेगा तो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के बीच क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, यानी कम्युनिटी में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। तो ये इंटरैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये इंटरैक्शन निगेटिव भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटरैक्शन। क्या पॉजिटिव इंटरैक्शन, हेडिंग देंगे पॉजिटिव इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन, क्लियर। पॉजिटिव इंटरैक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म, फिर कॉमनसेलिज्म एंड देन प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहला हेडिंग देंगे म्यूचुअलिज्म। चलिए, हाँ भाई, म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म वैसा रिलेशन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। क्या दोनों ही ऑर्गेनिज्म को, दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, ये इंटरैक्शन जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंटरैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटरैक्शन में हो चाहे वो निगेटिव इंटरैक्शन में हो। ठीक है, म्यूचुअलिज्म एक तरह का पॉजिटिव इंटरैक्शन है। क्या है, म्यूचुअलिज्म एक तरह का पॉजिटिव इंटरैक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। वैसे रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इस म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम को इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, को इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन या इसको ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप कहते हैं। क्या, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप या ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। क्लियर, इसका दूसरा नाम को इवोल्यूशन है। को इवोल्यूशन कैसे है भाई, तो जब एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके बिना ये नहीं सरवाइव करेगा और इसके बिना ये सरवाइव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक तरह का पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है। क्या है, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है जिसमें मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर। मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज कंप्लीटली एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन एक साथ हुआ था, तो इसको बोल सकते हैं को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। दोनों अगर रह रहा है साथ में तो इसको कह सकते हैं को एग्जिस्टेंस। क्या कह सकते हैं भाई, को एग्जिस्टेंस। ये साथ में ही रहेगा, यानी अगर ये जाएगा अर्थ से तो साथ में ही जाएगा, तो इसको क्या कह सकते हैं, को एक्सटेंशन। क्या कह सकते हैं भाई, को एक्सटेंशन। तो म्यूचुअलिज्म का एक नाम तो हो गया को इवोल्यूशन, दूसरा को एग्जिस्टेंस और तीसरा को एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा भाई, को एक्सटेंशन। क्लियर, को एक्सटेंशन यानी अगर अर्थ से जाएगा भी, अर्थ से खत्म भी होगा ना, तो एक साथ होगा, तो इसको बोलेंगे को एक्सटेंशन। क्लियर है? आगे ये क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, तो पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है। अच्छा, ये जो इंटरैक्शन है ना, वो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर इंटरैक्शन होगा तो कहेंगे इंटर स्पेसिफिक, और टू सेम स्पीसीज के बीच अगर इंटरैक्शन होगा तो कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है जिसमें क्या होता है, मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, member of two different species
completely depend upon each other. Member of two different species completely depend on each other for their survival and growth. For survival and growth. For growth and survival. बात वही है, क्लियर? तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ठीक है? म्यूचुअलिज्म का सिंबल आपको याद रखना है पॉजिटिव और पॉजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं हम एक एक करके एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा के बीच। क्या? टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा के बीच। टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, टर्माइट्स तो समझ ही रहे हैं, दीमक। ठीक है, ये क्या खाता है? ये सेलुलोज खाता है। क्या खाता है भाई? सेलुलोज को ये डाइजेस्ट कर सकता है, पता है ना? बुक्स में या फिर लकड़ी में कड़ कड़ बचता रहता है, खाता रहता है। तो ये जो टर्माइट्स है ना, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके इंटेस्टाइन में ट्राइकोनिम्फा है। क्या है भाई? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या है आपसे पूछा जाता है। ट्राइकोनिम्फा क्या है? बैक्टीरिया है, मतलब सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है? नहीं, ये क्या है? ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है भाई? ये है प्रोटिस्टा। क्या है ये? प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। क्या आया? तो ये है प्रोटिस्टा। तो टर्माइट्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर ट्राइकोनिम्फा, ये ट्राइकोनिम्फा के पास एक प्रोटिस्टा है। ट्राइकोनिम्फा के पास कैपेसिटी है कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। अब बताओ, टर्माइट्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। खाने के लिए तो खा लेगा, डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा तो खाने का कोई फायदा नहीं। यानी अगर इसका सेलुलोज का डाइजेशन होना है तो इसके अंदर, इसके इंटेस्टाइन में ट्राइकोनिम्फा तो रहना ही चाहिए। समझ में आ गया? अगर ट्राइकोनिम्फा नहीं तो टर्माइट्स नहीं। अच्छा, दूसरा बात, ट्राइकोनिम्फा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में ही रह सकता है। एक तरह का कोई इवोल्यूशन है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए बने, दोनों एक दूसरे के लिए बने। इसके बिना ये सरवाइव नहीं करेगा और इसके बिना ये सरवाइव नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन। अगर साथ में ही ये आउट होंगे तो इसको बोलेंगे को एग्जिस्टेंस। अगर सॉरी, को एक्सटिंक्शन। क्या? को एक्सटिंक्शन। समझ में आ गया बात को? अगर एक्सटिंक्ट भी ये साथ में होगा तो इसको बोलेंगे को एक्सटिंक्शन। अगर इमेजिनेशन कीजिए कि अर्थ से सारा टर्माइट्स खत्म हो जाए तो आप ट्राइकोनिम्फा के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ट्राइकोनिम्फा सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलता है? टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। अगर ट्राइकोनिम्फा को अगर आप अर्थ से खत्म कर दीजिए तो आप कुछ दिन में टर्माइट्स नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई खाने के लिए तो सेलुलोज खा लेगा, उसका डाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो एक दूसरे पे 100% डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट एग्जांपल है टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा के बीच। याद रखना, ये ट्राइकोनिम्फा क्या है? एक प्रोटिस्टा है जो टर्माइट्स के अंदर रहता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूका प्लांट्स एंड फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ। यूका प्लांट एंड फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ या फिर फीमेल प्रोन्यूबा। ये एक इंसेक्ट है। फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ क्या है? इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करेगा ना, सिर्फ और सिर्फ अपना नेक्टर ऑब्टेन करेगा, पूरा फूड ऑब्टेन करेगा। तो किस प्लांट से? युक्का प्लांट से। किससे? युक्का प्लांट से। और युक्का प्लांट में पॉलिनेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ से होगा। किससे होगा? फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ से। यानी फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? को इवोल्यूशन दिख रहा है। दोनों साथ साथ है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्या भाई? लाइकेन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लाइकेन। लाइकेन तो तुमको बचपन से पता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है। क्या? ये एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप है। अगर एल्गी नहीं तो आप अगर एल्गी नहीं है तो आप फंजाई वहां पे हो ऐसा सोच भी नहीं सकते, यानी लाइकेन बन ही नहीं सकता है। लाइकेन का फॉर्मेशन हो, लाइकेन एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? दोनों साथ साथ रहे। कौन? एल्गी और फंजाई। कौन?
एल्गी और फंजाई। आपको पता है लाइकेन हेलोटिज्म का भी एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेलोटिज्म। हम आपको यहीं पे बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये किसका एग्जांपल है भाई? हेलोटिज्म का एग्जांपल है। हेलोटिज्म में क्या होता है, एक जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म किसके जैसा काम करता है? ऑनर के जैसा काम करता है, जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, वैसे रिलेशनशिप को कहते हैं, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप को कहते हैं क्या? हेलोटिज्म। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। एक बार फिर से, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप को, सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बैरन एरिया पे कौन जाएगा भाई? फंजाई ग्रो करेगा। कौन ग्रो करेगा? फंजाई ग्रो करेगा, क्योंकि मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस पे कौन ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है? बोलो ना, फंजाई ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे जाएगा, फंजाई ग्रो करेगा। जो भी वहां का न्यूट्रिएंट रहेगा वो तो खा जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा और खा जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद फिर खाना वहां पे बचेगा ही नहीं। तो कौन, किसका एंट्री होगा? एल्गी का एंट्री होगा। बोलेगा भैया हमको रहने का जगह दे दो। ठीक है, अपने साथ रहने का जगह दे दो, हम खुद के लिए भी खाना बनाएंगे और तुम्हारे लिए भी खाना बनाएंगे। यानी एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन इसको कंटिन्यूअस मॉइस्चर और रहने का जगह कौन देगा? फंजाई देगा। कौन देगा? फंजाई देगा। यानी जो रहने का जगह देता है वो कौन होता है? वो होता है मास्टर। कौन होता है भाई? मास्टर। यानी फंजाई किसके जैसा एक्ट करेगा? मास्टर की तरह एक्ट करेगा। और जो खाना बना के खिलाएगा, ठीक है, वो किसके जैसा एक्ट करेगा? स्लेव के जैसा या सर्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। सर्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। क्लियर है? तो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। इसको क्या कहते हैं? होलोटिज्म, सॉरी हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। एल्गी स्लेव या सर्वेंट की तरह एक्ट करता है, जबकि फंजाई मास्टर की तरह एक्ट करता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? हेलोटिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर? और ये म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फंजाई अगर नहीं है तब भी आप एल्गी के बारे में नहीं सोचते, और एल्गी और फंजाई दोनों साथ में नहीं है तो आप उसको लाइकेन कहेंगे। ठीक है, लाइकेन जो है ना एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसका? SO2 पॉल्यूशन का। बस लाइकेन के बारे में सुनिएगा। लाइकेन जो है ना ये SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। क्या भाई? SO2 पॉल्यूशन का क्या है? इंडिकेटर है। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। लाइकेन क्या है? इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइकेन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या ये है कि वहां पे बहुत सारा क्या है? SO2 का पॉल्यूशन है? नहीं। अगर किसी एरिया में बहुत सारा लाइकेन प्रेजेंट है, सुनना भाई बात को ध्यान से, अगर किसी एरिया में बहुत सारा लाइकेन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वहां पे SO2 है ही नहीं। वहां पे SO2 नहीं है। यानी अगर कहीं लाइकेन दिखाई देता है तो आप मान जाइए कि यहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? होता क्या है सर, ये जो लाइकेन है ना ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एल्गी और फंजाई मिलकर क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही अगर आपके एटमॉस्फेयर में SO2 आएगा, क्या आएगा? SO2 आएगा, और मॉइस्चर का मतलब वाटर आएगा। मॉइस्चर का मतलब वाटर आएगा, तो SO2 और वाटर रिएक्ट करेगा और एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। किसका? H2SO3, H2SO4, ये सब है ना, इस एसिड का फॉर्मेशन कर जाएगा। अब सोचो, लाइकेन के बॉडी के अंदर ही क्या बन जाएगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और लाइकेन मर जाएगा। इसका मतलब लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इसका कहने का मतलब है जहां पे लाइकेन है वहां पे पॉल्यूशन नहीं है। जहां पे लाइकेन है वहां पे पॉल्यूशन नहीं है। कैसे और क्यों आपको समझ में आ गया? हेलोटिज्म का एग्जांपल समझ में आ गया। म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे है एल्गी और फंजाई, ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना वो है फिग ट्री एंड वेस्प के बीच। किसके बीच? फिग ट्री एंड वेस्प का रिलेशनशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन में पर क्या है? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना म्यूचुअलिज्म में, वो क्या है, फिग ट्री एंड वेस्प स्पीसीज। क्या भाई, फिग ट्री एंड, सिंपल सा मतलब फिग एंड वेस्प। यहाँ पे आपको वेरी टाइटली रिलेशनशिप देखने को मिलता है, 1-to-1 रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्या, 1-to-1 रिलेशनशिप देखने को मिलता है। फिग के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं और वेस्प के भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, लेकिन किस फिग प्लांट को कौन सा इंसेक्ट, कौन सा एक स्पेसिफिक वेस्प क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, वो फिक्स होता है। दूसरा वेस्प का स्पीसीज किसी दूसरे फिग प्लांट को पॉलिनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे टाइटली 1-to-1 रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इस सेक्शन को डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिगर भी एनसीईआरटी का ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, बाकी होमवर्क आपको मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा चीज, एनसीईआरटी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो पता है कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लियर है, जैसे पूछ रहे हैं तो वैसा ही क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे भाई, नीट में या फिर बोर्ड के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस तभी होगा जब आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होगा, और थ्योरी स्ट्रांग होगा कैसे, ठीक है, लेक्चर देखने से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, बुक नहीं पढ़िएगा, तब तक थ्योरी नहीं बिल्डअप होने वाला है। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। सबसे पहले एनसीईआरटी के बाद ही एनसीईआरटी से एकदम मन भर जाए, समझ में आ गया, लगे कि हम इसमें महारत हासिल कर लिए, तभी किसी दूसरे बुक को प्रेफरेंस दीजिए। बाकी तो हम बोलेंगे जितना बार हो सके उतना बार आप क्या एनसीईआरटी पढ़िए। चलिए, फिग एंड वेस्प। फिग एंड वेस्प क्या है भाई, 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। 1-to-1 रिलेशनशिप, क्या 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है फिग एंड वेस्प। वेस्प क्या करता है, वेस्प क्या करता है, ये फिग इन्फ्लोरेसेंस के, फिग के इन्फ्लोरेसेंस को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। क्या करता है, पॉलिनेट करता है। फिग इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट करता है। वेस्प क्या करता है, फिग इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट करता है। ठीक है, बस यही कर ही सकता है। उसके अलावा दोनों में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि फिग में जब भी पॉलिनेशन होगा तो कौन करेगा, एक स्पेसिफिक वेस्प ही करेगा। ठीक है, तो ये तो फायदा हो गया किसका, फिग का। तो वेस्प को क्या फायदा है सर, वेस्प को क्या फायदा है, तो वेस्प को फायदा है कि ये जो फिग है ना, फिग के फ्रूट में ये क्या करता है, वेस्प अपना एग रिलीज करता है। वेस्प क्या करता है, अपना एग रिलीज करता है। बात को समझना, फिग के फ्रूट में वेस्प अपना एग रिलीज किया। आपको पता है, एग तो रिलीज कर दिया, अब एग रिलीज किया तो यहाँ पे वेस्प का फिर लार्वा भी बनेगा। क्लियर, वेस्प का लार्वा भी बनेगा, वेस्प के ऑफस्प्रिंग भी होंगे, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका डेवलपमेंट, अब देखो ये फ्रूट के अंदर ही होगा, लेकिन ये फ्रूट है ना, फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर होता है सीड। क्या होता है, सीड। अब इस सीड के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट, क्या है, सीड के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट है। तो ये जो वेस्प एक अपना रिलीज किया, एक से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। तो फिर वेस्प का जो लार्वा है ना, वेस्प का लार्वा ये अपना न्यूट्रिएंट कहां से लेगा, इस डेवलपिंग सीड से लेगा। कहां से लेगा, डेवलपिंग सीड से लेगा। न्यूट्रिएंट कहां से लेगा भाई, डेवलपिंग सीड से लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर वेस्प को हटा दिया जाए तो फिग में पॉलिनेशन होगा ही नहीं, अगर फिग को हटा दिया जाए तो भाई ये वेस्प अपना एग रिलीज कहाँ करेंगे, इनके लार्वा का डेवलपमेंट कहाँ होगा ही नहीं, यानी दोनों साथ ही साथ एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे भी आपको को एक्सटिंक्शन या को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो फीमेल लार्वा अपना एग रिलीज करती है फ्रूट में, लार्वा अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है कहां से, डेवलपिंग सीड से। कहां से भाई, डेवलपिंग सीड के न्यूट्रिएंट से अपना न्यूट्रिशन को लेता है। क्लियर? तो ये सब कुछ था फिग एंड वेस्प के बारे में एनसीईआरटी से, ये भी आपको पढ़ना मस्ट है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आ जाता है ऑर्किड एंड, बोलो भाई क्या, नेक्स्ट एक एग्जांपल आ जाता है ऑर्किड एंड बी के बीच। क्या, ऑर्किड्स एंड बी के बीच। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना,
ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक बार रिकैप करते हैं सर क्या क्या पढ़ा है, बहुत सारा कुछ पढ़ा है, एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म डेफिनेशन, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम देखें ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोनिम्फा के बीच का, सॉरी ट्राइकोडर्मा बोलते हैं, टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा के बीच, टर्माइट्स दीमक और ट्राइकोनिम्फा का एक प्रोटिस्टा है, इसके बीच पॉजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हम देखें युक्का प्लांट एंड फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ के बीच रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखें लाइकेन एल्गी और फंजाई के बीच रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखें फिग एंड वेस्प के बीच रिलेशनशिप, किसके किसके बीच, फिग एंड वेस्प के बीच रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, बी एंड ऑर्किड्स के बीच रिलेशनशिप, क्या बी एंड ऑर्किड्स के बीच रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट एग्जांपल है रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ऑर्किड्स प्लांट या ऑर्किड्स फ्लावर। देखो होता क्या है, ध्यान से, ऑर्किड्स का जो फ्लावर है ना वो काफी अट्रैक्टिव होता है, क्या काफी अट्रैक्टिव होता है। तो ये है, मान लेते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स का ये फ्लावर है, क्लियर, क्या ये ऑर्किड्स का फ्लावर है और ये है बी। ऐसा ही होता है ना भाई, ठीक है, बहुत सारे पैर होते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं। चलिए इस तरह से ये हो गया बी और ये क्या हो गया, ऑर्किड्स फ्लावर, ऑर्किड्स फ्लावर, ठीक है। अब ये जो ऑर्किड्स फ्लावर है ना, ऑर्किड्स फ्लावर, ऑर्किड्स के पास बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, क्या बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से आता है, लैंग्वेज को ध्यान से सुनना कि तुम्हारा मास्टर बोल क्या रहा है। ऑर्किड्स के पास जो होता है वो बहुत सारा वेराइटी होता है, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं और बहुत सारे स्पीसीज के बीच डाइवर्स एडेप्टेशन होता है, डाइवर्स फ्लोरल पैटर्न होता है, क्या डाइवर्स फ्लोरल पैटर्न होता है। और बी एंड ऑर्किड्स के बीच क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कैसे, आप देखिएगा, पहला बात ये डाइवर्स फ्लोरल पैटर्न शो करता है और ऑर्किड क्या बोल रहे हैं, ऑर्किड यहाँ पे सेक्सुअल डिसिट शो करता है, क्या शो करता है, सेक्सुअल डिसिट शो करता है, ठीक है। सेक्सुअल डिसिट कहने का मतलब है सेक्सुअल धोखा। तो यहाँ पे ऑर्किड क्या शो करता है, ऑर्किड, और ये कैसा ऑर्किड का एग्जांपल है, मेडिटेरियन ऑर्किड्स का एग्जांपल है, कैसा, मेडिटेरियन रीजन के ऑर्किड्स का आपको एग्जांपल दे रहा है, यानी मेडिटेरियन ऑर्किड्स और बी के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें ऑर्किड्स मेडिटेरियन ऑर्किड्स क्या शो करता है, क्या शो करता है, ये सेक्सुअल डिसिट शो करता है, सेक्सुअल डिसिट। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई बी और ऑर्किड्स फ्लावर के बीच सेक्सुअल डिसिट शो कौन करता है, आपको क्या जवाब देना है, ऑर्किड्स करता है, सेक्सुअल डिसिट शो करता है। कौन करता है, ऑर्किड सेक्सुअल डिसिट करता है। किस लिए ये, क्यों ये सेक्सुअल डिसिट शो करता है, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए, क्यों भाई, क्योंकि इसका पॉलिनेशन हो सके, टू गेट पॉलिनेशन सेक्सुअल डिसिट शो करता है, क्यों, टू गेट पॉलिनेशन, टू गेट पॉलिनेशन बाय, बोलो ना, बाय बी, बी से इसका पॉलिनेशन हो सके, इसलिए ऑर्किड सेक्सुअल डिसिट शो करता है। देखो क्या होता है ऑर्किड्स में, ऑर्किड्स का कोई एक पेटल्स, ऑर्किड्स का कोई एक पेटल्स जो है ना, ये वाला मान लेते पेटल्स, ये जो पेटल्स है ना ऑर्किड्स का कोई एक पेटल, ये पेटल ऐसा पैटर्न शो करता है जैसे कि फीमेल बी, कैसा, फीमेल बी, ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये फीमेल बी, क्या है भाई, फीमेल बी। ऑर्किड्स का कोई एक पेटल पता है ना, कोरोला नहीं, एक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पेटल। ऑर्किड्स का कोई एक पेटल जो है वो फीमेल बी के जैसा दिखाई देता है, किसके जैसा दिखाई देता है, फीमेल बी के जैसा दिखाई देता है। तो मेल बी को क्या लगता है, ये वाला मेल बी है, क्या है ये है मेल बी। सेक्सुअल डिसिट कौन शो किया, ऑर्किड शो किया, ठीक है, इसलिए पॉलिनेट हो सके। तो ऑर्किड्स का कोई एक पेटल्स किसके जैसा बन जाता है, किसके जैसा दिखाई देता है, फीमेल बी के जैसा दिखाई देता है। तो मेल बी को लगता है कि भाई ये क्या है, इसका फीमेल पार्टनर है, क्या है, फीमेल पार्टनर है, तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट होके आता है और इससे कॉपुलेट करता है। तो कॉपुलेट क्या ट्रू है,
क्या ये ट्रू बी है? नहीं, ये तो फॉल्स बी है। समझ में आ गया? फॉल्स बी के जैसा दिखाई दे रही है, मतलब बी के जैसा दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे जो मेल बी और फीमेल बी के जैसा दिखने वाला पेटल्स के बीच जो कॉपुलेशन होगा वो क्या होगा? वो फॉल्स होगा। इसीलिए मेल बी फीमेल बी यानी ऑर्किड्स फ्लावर के साथ क्या करता है? स्यूडो कॉपुलेशन करता है। क्या करता है? मेल बी क्या करता है? स्यूडो कॉपुलेशन करता है। स्यूडो कॉपुलेशन करता है। क्लियर? क्या करता है? स्यूडो कॉपुलेशन करता है। जबकि फीमेल भी सेक्सुअल डिजिट शो करती है। क्या करती है? सेक्सुअल डिजिट शो करती है। और ये दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? ये जो कोरोला पेटल ऑफ बोलो ना ऑर्किड किसके जैसा दिखाई देता है भाई? किसके जैसा दिखाई देता है? तो फीमेल बी के जैसा दिखाई देता है। फीमेल बी के जैसा दिखाई देता है, यानी कि पेटल्स ऑफ ऑर्किड्स फीमेल बी के जैसा दिखाई देता है, यानी ऑर्किड्स मिमिक्री कर रहा है, नकल कर रहा है किसी का। किसका नकल कर रहा है? फीमेल बी का नकल कर रहा है, यानी ऑर्किड फ्लावर मिमिक्री शो करती है। ऑर्किड फ्लावर मिमिक्री शो करती है। ऑर्किड फ्लावर क्या शो करती है? मिमिक्री शो करती है। जबकि मेल बी क्या शो करता है? स्यूडो कॉपुलेशन शो करता है। और ऑर्किड फ्लावर ही सेक्सुअल डिजिट करती है, यानी धोखा देने का काम कौन कर रहा है? ये या फिर ये यानी ऑर्किड फ्लावर सेक्सुअल डिजिट शो किया, ऑर्किड फ्लावर फीमेल बी जैसा दिखने का कोशिश किया, नहीं है मिमिक्री शो किया। जबकि मेल क्या करता है? स्यूडो कॉपुलेशन करता है। क्या? स्यूडो कॉपुलेशन। एनसीईआरटी में चर्चा बस इसके रिस्पेक्ट में किया गया है कि भाई ये स्यूडो कॉपुलेशन करता है, लेकिन ये क्या करता है? सेक्सुअल डिजिट करता है। और क्या करता है? फीमेल बी का मिमिक्री करता है। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2013 में या फिर 2011 में, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या स्यूडो कॉपुलेशन करके आते हैं, लेकिन स्यूडो कॉपुलेशन आंसर नहीं होगा। वो फ्लावर के रिस्पेक्ट में पूछा था कि फ्लावर क्या शो कर रहा है, और फ्लावर आंसर क्या था? क्या? मिमिक्री शो कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो समझ में आ गया। दोनों में कोइवोल्यूशन है। इसके बिना इसमें पॉलिनेशन होगा ही नहीं, मतलब बी के बिना ऑर्किड फ्लावर में पॉलिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है? क्लियर है? और इससे बी को क्या फायदा है? बी को फायदा है कि यहाँ पे जाता है देख के, तो इसको यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। तो म्यूचुअलिज्म खत्म हो गया। म्यूचुअलिज्म के बाद हम क्या पढ़ेंगे? बोलो ना। म्यूचुअलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे कॉमन सेलिज्म। क्या पढ़ेंगे? कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म वैसा रिलेशनशिप है, वैसा इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है, जबकि दूसरे स्पीसीज को ना ही बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म पहुंचता है। यानी ये पॉजिटिव और जीरो रिलेशनशिप है कॉमन सेलिज्म। One species benefited and other neither benefited nor harmed। ठीक है? तो लिखेंगे one benefited while other almost unaffected। ये दूसरा unaffected भी है, तो लिखेंगे क्या? one species benefited and the other almost unaffected। एक को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, वैसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? कॉमन सेलिज्म कहते हैं। ये बस देना जानता है ना, लेना नहीं जानता है। एक ऑर्गेनिज्म को बस प्रॉफिट होता है, जबकि दूसरा को ना प्रॉफिट होता है और ना ही हार्म पहुंचता है, ये अनअफेक्टेड रहता है। चलिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिलेशनशिप में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? आ गया क्या? इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? लाइनाज। क्या है? लाइनाज क्या है? इसको वुडी क्लाइंबर कहते हैं। क्या? वुडी क्लाइंबर। लाइनाज को क्या कहते हैं? वुडी क्लाइंबर कहते हैं। ठीक है? मतलब इसका वुडी क्लाइंबर होता है, मोटा मोटा स्टेम होता है, लेकिन ये इरेक्ट नहीं होता है। क्या? इरेक्ट नहीं होता है। तो इरेक्शन के लिए, मतलब इसको सनलाइट प्रॉपर मिले, इसके लिए दूसरे बड़े से प्लांट्स का हेल्प लेता है। ठीक है? तो लाइनाज वुडी क्लाइंबर्स होता है। हम आपको
इमेज भेजेंगे, ठीक है, आप देखिएगा क्लियर हो जाएगा। वुडी क्लाइंबर होता है और ये बस प्लांट का सपोर्ट लेता है, प्लांट्स का क्या लेता है, बड़े से इरेक्ट प्लांट का सपोर्ट लेता है ताकि इसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, ताकि इसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। बाकी ये अपना न्यूट्रिएंट तो ले ही रहा है, कहां से, सॉइल से। कहां से ले रहा है अपना न्यूट्रिएंट, सॉइल से ले रहा है। तो ये बस एक सपोर्ट लेता है इरेक्ट प्लांट से ताकि इसको सनलाइट प्रॉपर मिल सके। तो फायदा हो गया किसको, लाइनास को, फायदा क्या हो गया, लाइनास को। जबकि अदर प्लांट को, ये अदर प्लांट है, अदर प्लांट को ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। बस बोला भैया थोड़ा सा आपका हेल्प ले सकते हैं, पकड़ के ऊपर तो चढ़ना है, आपका कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपको फायदा भी नहीं देंगे, ठीक है। ये लाइनाज बोलते हैं कि इरेक्ट ट्री से, क्लियर है। तो ये रिलेशनशिप है, पॉजिटिव और जीरो रिलेशनशिप लाइनाज और इरेक्ट प्लांट के बीच। ये बस सपोर्ट लेता है इसके लिए भाई, सनलाइट के लिए, और इससे कुछ नहीं लेता है, क्लियर है। तो लाइनाज को हो जाता है फायदा यानी प्रॉफिट, जबकि दूसरे प्लांट्स को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। नेक्स्ट कॉमन सेलिज्म का ही एक एग्जांपल है, कॉमन सेलिज्म में ही एक एग्जांपल है ईपीफाइट। क्या एग्जांपल है भाई, ईपीफाइट। कॉमन सेलिज्म में ही एक एग्जांपल है ईपीफाइट। ईपीफाइट कुछ अलग नहीं है, कॉमन सेलिज्म में ही एक एग्जांपल है ईपीफाइट। ईपीफाइट्स में क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट। देखिए भाई होता क्या है, एक बड़ा सा प्लांट है, मान लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा सा प्लांट्स है। ये प्लांट्स जो है ना, इस बड़े से प्लांट्स पे छोटा सा प्लांट सरवाइव कर जाता है, इसके किसी ब्रांच पे छोटा छोटा प्लांट कहीं प्रेजेंट होता है और सरवाइव करता है, क्लियर है। तो ऐसा होता है ऑर्किड्स में, किसमें होता है, ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स को रहने के लिए जगह मिल गया, ऑर्किड्स को रहने के लिए जगह मिल गया। ऑर्किड जो है ना, ये बस स्पेस लेता है, क्या लेता है, ये बड़े प्लांट में क्या लेता है, बस स्पेस लेता है। बाकी ये अपना न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर सब कहां से, डायरेक्ट एयर से ऑब्टेन करता है, क्लियर है। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, यानी न्यूट्रिएंट इसको मिल गया। और मॉइस्चर कहां से लिया, बड़े प्लांट से नहीं, मॉइस्चर कहां से लेता है, डायरेक्ट। ये मॉइस्चर कहां से लेता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले लेता है, डायरेक्ट सराउंडिंग से ले लेता है। तो ऑर्किड्स को तो फायदा हो गया कि क्या भाई, इसको रहने का जगह मिल गया बड़े से प्लांट से, और बड़े से प्लांट को ना ही फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। बहुत है थोड़ा सा, ठीक है भाई, साइड में मेरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह वाला बात है, समझ में आ गया। तो ऑर्किड्स एपीफाइट प्लांट्स है, और ये भी एक कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉमन सेलिज्म का, वो है ईपीजोन। क्या भाई, ईपीजोन। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे ईपीजोन। अगर ईपीजोन नहीं भी देते तब भी चलेगा, लेकिन छोटा सा टर्म है, समझ लीजिए। एक ऑर्गेनिज्म अगर अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है तो कहते हैं उस कंडीशन को क्या, ईपीजोन। क्या कहते हैं, ईपीजोन। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे ईपीजोन। चलिए, ईपीजोन में क्या होता है, एनिमल डिपेंड ऑन अदर एनिमल। क्या, एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल। एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल, जैसे सकर फिश और पायलट फिश। ये दोनों फिश अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है भाई, शार्क पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, शार्क पे डिपेंड करते हैं। अब देखो होता क्या है, ये है शार्क, भाई ऐसा तो कुछ कुछ रहता है, चलो ये बना देते हैं। ये क्या है, ऐसा करके रहता है, इसका गिल्स स्लिट्स बिना कवर का, है ना, विदाउट ऑपरकुलम, कार्टिलेजिनस फिश, और इसके पास ऐसे करके कुछ फिन्स दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया शार्क। तुमको पता है ये प्रीडेटरी फिश है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता है, ठीक है, उसको प्रीडेटर कहते हैं। तो ये प्रीडेटरी फिश है। अब होता क्या है,
कि इसके साइड में इधर आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे सकर फिश और पायलट फिश पाए जाते हैं, छोटे छोटे सकर फिश और पायलट फिश पाए जाते हैं। ये किसके नीचे, कोई डायग्राम आपको कभी दिखा होगा, डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो, कि शार्क है कहीं स्विम कर रहा है और उसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे फिश है, नीचे है ना, आगे नहीं, नीचे आसपास में। होगा क्या, ये शार्क जो है ना, ये किसी प्रेडेटर्स को अपने किसी प्रे को अपने मार कर खाएगा, ठीक है, मार कर खाएगा। तो उसका जो रेमिनेंट होगा ना, जो टूटा फूटा पार्ट होगा, छोटा मोटा जूठा जिसको बोलते हैं, वो सब इधर पानी में होके जाएगा, फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो ये जो फिश रहते हैं, कौन, सकर फिश और पायलट फिश, उस फूड को क्या करेंगे, खा लेंगे। अब देखो, पायलट फिश और सकर फिश शार्क के आसपास है, तो इस सबको तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, पॉजिटिव। शार्क को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये भी किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्क और सकर फिश कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है, शार्क और पायलट फिश कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ई कोलाई। चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं, शक्कर फिश और इधर लिखेंगे पायलट फिश। ये किसका एग्जाम्पल है भाई, और शार्क, ये कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है, शार्क। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई और बोलो ना ह्यूमन इंटेस्टाइन, ई कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है ई कोलाई, ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या रहता है, ई कोलाई। ह्यूमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ में आ गया, लेकिन ई कोलाई को रहने का जगह मिल गया और थोड़ा खाना पीना मिल गया। ऐसा माना जाता है कि बहुत से स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ये जो ई कोलाई है ना, बहुत कम अमाउंट में ई कोलाई ये जो है ना, ये विटामिन के का सिंथेसिस करता है। क्या करता है, विटामिन के का सिंथेसिस करता है, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर विटामिन के से तो ह्यूमन को फायदा है, भाई बहुत कम अमाउंट में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो इधर बाएं साइड है, मेरा बाएं साइड, और ये जो जीरो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो दाएं साइड है। क्लियर, दाएं साइड और बाएं साइड, आप समझ जाइएगा। ये ई कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन भी कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउन फिश एंड सी एनिमल। क्लाउन फिश एंड सी एनिमल। क्लाउन फिश एंड सी एनिमल, ये भी एक कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। देखो भाई, ये जो सी एनिमल है ना, सी एनिमल देखे हो गया ऐसे 11th के एनसीईआरटी में ऐसे रहता है, और बहुत सारा इसके पास क्या होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारा इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या, सी एनिमल। याद आया एनसीईआरटी का डायग्राम। चलो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो क्या है, क्लाउन फिश और सी एनिमल के बीच है। क्या, क्लाउन फिश और सी एनिमल के बीच रिलेशनशिप है। क्लाउन फिश को क्या होता है, ये सी एनिमल आपको याद है, क्लाउन फिश में क्या होता है कि क्लाउन फिश को रहने का जगह मिल गया, और ये जो सी एनिमल खाता है ना, तो टेंटिकल्स में कुछ अटैच रहता है, टेंटिकल में कुछ चिपका हुआ रहता है, ठीक है, तो वो इसको खा जाते हैं। कौन, क्लाउन फिश, और बदले में सी एनिमल का कोई नुकसान नहीं होता है। समझ में आ गया, यानी कि क्लाउन फिश को तो हो गया फायदा, जबकि सी एनिमल को ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। क्लियर, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है, क्लाउन फिश और सी एनिमल। नेक्स्ट है बार्नकल्स एंड व्हेल। क्या एग्जाम्पल है भाई, बार्नकल्स एंड व्हेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेगा बार्नकल्स एंड व्हेल। बार्नकल्स एंड व्हेल, यहां पे देखिए, ये जो व्हेल है ना, व्हेल बड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो व्हेल के साथ क्या अटैच होते हैं, इसके बॉडी पे बार्नकल्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं भाई, बार्नकल्स अटैच होते हैं। ये व्हेल के बॉडी पे बार्नकल्स अटैच होते हैं, और
वेल कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, तो बार्नकल्स, वेल कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो बार्नकल्स क्या करेगा, इसका अपना भी प्लेस, अपना भी लोकोमोशन हो जाएगा बिना कोई मेहनत किए हुए। समझ में आ रहा है ना? यानी एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन, वेल क्या करता है, बार्नकल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो बार्नकल्स को क्या हो गया, फायदा हो गया, और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। और भी फायदा हो जाता है बार्नकल्स को। अगर वेल कुछ खा रहा है ना साइड साइड में कोई, अब मान लो कि वेल कंटिन्यू स्विम कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, तो वाटर बॉडी में क्या, तो वाटर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट है। वाटर बॉडी में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है। तो जो भी न्यूट्रिएंट आ रहा है छोटा छोटा वो सब कौन खा जा रहा है, बार्नकल्स खा रहा है। याद रहे, ये बार्नकल्स वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस उससे अटैच्ड हो जाता है, पैरासाइट के जैसा नहीं, बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाके उस पर बैठ जाता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है, आराम से स्विमिंग करता रहता है, बिना किसी मेहनत के चलता रहता है। और जो भी छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह मिलते हैं, इसको फूड मिलता है, वो सब बार्नकल्स क्या करता है, खा जाता है। तो फायदा हो गया बार्नकल्स को। वेल को कुछ पता भी नहीं चला, वेल का क्या हो गया, जीरो, ना ही ये फायदा हुआ ना ही ये नुकसान हुआ, ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, किसका एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप बचपन से जानते हैं, कैटल एग्रेट बर्ड्स, कैटल एग्रेट बर्ड और कैटल के बीच, कैटल एग्रेट बर्ड और कैटल के बीच होता क्या है, कैटल मान लो कोई जानवर है ना, यहाँ पे बहुत सारा घास है, ठीक है, और ये जानवर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, जा रहा है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे घास को वो कम करता जाता है, तो घास में छुपे हुए इंसेक्ट उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और अपना प्लेस बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो कैटल है ये तो इंसेक्ट को नहीं खाएगा। क्लियर है? तो जहां पे भी ये जो कैटल है घास को खाते हैं, ठीक है, वहां पे भी घास में क्या होता है, इंसेक्ट छिपा हुआ होता है, तो इंसेक्ट उड़ता है, उड़ के अपना प्लेस बदलने की कोशिश करता है, तो वहीं पे कैटल एग्रेट बर्ड्स, कैटल एग्रेट बर्ड्स जो होते हैं ना, वो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स को कहते हैं, कैटल एग्रेट बर्ड जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है ये, आप देखे होंगे, ठीक है, डिस्कवरी वगैरह पे, कि जहां पे भी जानवर है, हर्बीवोरस एनिमल्स है, अगर अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, वहां पे 3 4 5 तरह का क्या है भाई, पक्षी है, बर्ड्स है, वो किस लिए है, ताकि इंसेक्ट जैसे ही फ्लाई करेगा वो उसको ट्रैप कर लेंगे, जाके खा लेंगे। बताओ, कैटल एग्रेट बर्ड को तो फायदा हो गया भाई, इसको इंसेक्ट मिल गया, खोजने का जरूरत नहीं पड़ा, जबकि कैटल को ना ही फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ, ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहा। क्लियर? तो कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल बहुत सारा हो गया, आप इसको याद रखेंगे। पहला एग्जांपल हो गया लाइनाइज ट्री का, लाइनाइज क्लाइंबर वुडी ट्री को कहते हैं लाइनाज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया एपीफाइट्स का, ऑर्किड इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया एपीजोन, एपीजोन में बहुत सारे एग्जांपल को हमने देखा। एपीजोन में सकर फिश, पायलट फिश शार्क के साथ रहता है, कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। ई कोलाई बैक्टीरिया और ह्यूमन इंटेस्टाइन कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। क्लाउन फिश और सी एनीमोन कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। एक बार फिर से, क्लाउन फिश और सी एनीमोन कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। बार्नकल्स एंड वेल कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। और कैटल एग्रेट है, कैटल एग्रेट बर्ड्स और कैटल, ये क्या है, कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। तो यहाँ पे अपना कॉमन सेलिज्म खत्म होता है। कॉमन सेलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटो कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटो कॉर्पोरेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटो कॉर्पोरेशन, प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या है भाई? म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों स्पीसीज को फायदा होगा, लेकिन 100% दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। लेकिन प्रोटो कॉर्पोरेशन भी एक तरह का प्रोटो कॉर्पोरेशन में भी दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। मतलब अगर एक स्पीसीज के साथ कोई दूसरा स्पीसीज है तो अच्छा बात है, और नहीं है तो फिर भी काम चलेगा। ठीक है, हम तो बोलेंगे भाई नेचर में रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अगर मेरे साथ है तो अच्छा बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रोटो कॉर्पोरेशन कहलाता है। क्या? प्रोटो कॉर्पोरेशन कहलाता है। हेडिंग देंगे प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या होता है? प्रोटो कॉर्पोरेशन में बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड
but both organisms benefited but can live separately. Both organisms benefited, both organisms benefited but can live separately. ये अलग अलग भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों को फायदा होता है। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड बट कैन लाइव सेपरेटली, ये क्या है, एक तरह का नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। क्या है? नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। ये क्या है? नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। जैसे हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, क्या एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या भाई, प्रोटो कॉर्पोरेशन शो करते हैं। मतलब हर्मिट क्रैब को भी फायदा होता है और सी एनीमोन को भी फायदा होता है, लेकिन अगर दोनों साथ साथ नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, जी लेंगे तुम्हारे भी ना, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। समझ में आ गया? देखो भाई, होता क्या है क्या होता है, ये हो गया सी एनीमोन। हम क्लिप छोटा सा भेजेंगे इसके एग्जांपल का, आप देखिएगा, आपको पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, सी एनीमोन। अब इसके पास टेंडेंसी है, सी एनीमोन का टेंडेंसी है कि भाई इसके पास टेंटिकल्स है, लेकिन ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ही क्या कर सकता है, बोलो ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को अपने टेंटिकल से पकड़ता है और मार के खा जाता है, क्लियर। लेकिन क्या होगा जब इसको किल करने के लिए कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म आएगा, क्या बड़ा सा ऑर्गेनिज्म आएगा, तो क्या होगा बताइए। बड़ा सा ऑर्गेनिज्म जैसे स्टारफिश आ गया, इसको पकड़ के खा सकता है, ठीक है। हालांकि वो भागने में सफल रहते हैं, कौन, हर्मिट, ये सी एनीमोन। कैसे? ये ना, इसका जो टेंटिकल्स है ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, अगर आपको याद होगा तो। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, कुछ देर के लिए उसको पैरालाइज कर देता है, तब तक ये भाग जाता है, ठीक है। फिर भी इसको भागने में क्या होता है, समय लगता है। तो हर्मिट क्रैब क्या करता है भाई, कि हर्मिट क्रैब के पास सेल होता है। क्या होता है इसके बॉडी में? हर्मिट क्रैब के पास सेल होता है, ठीक है, कैल्केरियस सेल होता है, ठीक है। क्या हर्मिट क्रैब के पास कैल्केरियस सेल होता है, इसके पास जगह होता है। लेकिन हर्मिट क्रैब को भी दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, मार देते हैं। तो ये हर्मिट क्रैब अपने बैक साइड में क्या करता है, सी एनीमोन को अटैच कर लेता है। क्या करता है, सी एनीमोन को अटैच कर लेता है। सी एनीमोन को क्या कर लिया, अटैच कर लिया। आगे तो ये खुद है, ठीक है, और हर्मिट क्रैब आसानी से बहुत तेजी से चल सकता है। तो फायदा क्या है हर्मिट क्रैब को, कि भाई प्रीडेशन से हर्मिट क्रैब बच गया, और सी एनीमोन को क्या फायदा है कि लोकोमोशन आसानी से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को ही फायदा है, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन को, ठीक है। एस्केप आउट करने से, अपने प्रीडेटर से एस्केप भागने में ये सफल होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टिक्स बर्ड एंड राइनोसेरस। क्या है, टिक्स बर्ड एंड राइनोसेरस। दूसरा नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप देखा जाए, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन क्या है, प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है टिक बर्ड्स एंड राइनोसेरस, क्लियर। टिक्स बर्ड्स एंड राइनोसेरस, होता क्या है पता चल रहा है ना तुमको। राइनोसेरस की बॉडी पे बहुत सारे क्या होते हैं, टिक होते हैं, ठीक है, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो राइनोसेरस की बॉडी पे क्या है भाई, बहुत सारे पैरासाइट है। इस पैरासाइट को खाने के लिए कौन आएगा, टिक बर्ड्स आएगा, बर्ड्स आएगा। ये बर्ड्स को क्या फायदा हुआ कि भैया इसको खाना मिल गया, ठीक है। और राइनोसेरस का क्या फायदा हुआ कि इसके बॉडी से पैरासाइट हट गया, क्लियर है। प्रोटो कॉर्पोरेशन है भाई, क्या है, प्रोटो कॉर्पोरेशन है। राइनोसेरस बोलेगा आना है तो आइए, टिक्स को हटाइए और अपना खाना भी ले जाइए, ठीक है। नहीं आइएगा फिर भी कोई बात नहीं, इस तरह का कोई रिलेशनशिप है राइनोसेरस और टिक्स बर्ड्स के बीच। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल और बर्ड्स के बीच। टिक्स बर्ड्स और क्रोकोडाइल के बीच सेम कहानी है। क्रोकोडाइल के बॉडी से फूड को क्या कर देगा, मतलब उसके टिक्स को रिमूव कर देगा, तो क्रोकोडाइल को फायदा हो गया, पैरासाइट हट गया, और बर्ड्स को भी क्या हो गया, फूड मिल गया। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में बस 3 रिलेशनशिप तो पढ़ते हैं। पहला हो गया क्या, म्यूचुअलिज्म, दूसरा हो गया कॉमनसेलिज्म, और तीसरा हो गया प्रोटो कॉर्पोरेशन। यहां तक अपना क्या खत्म हो गया,
बोलो ना। पॉजिटिव इंटरेक्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निगेटिव इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव इंटरेक्शन। हेडिंग देंगे निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन को मेनली 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला एक्सप्लॉयटेशन, नाम से ही पता चल रहा है कुछ निगेटिव तो है ना, एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा एमेंसलिज्म, और तीसरा कंपटीशन। क्या? कंपटीशन। एक्सप्लॉयटेशन, एमेंसलिज्म एंड कंपटीशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन में वन स्पीसीज हार्म बाय अदर बाय मेकिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज फॉर सपोर्ट, शेल्टर एंड फूड। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है, ठीक है, हार्म पहुंचाता है, चाहे वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से उसको हार्म पहुंचा सकता है। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हार्म पहुंचा देता है, इसलिए खुद के सपोर्ट के लिए, शेल्टर के लिए और फूड के लिए। इस कंडीशन को कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन क्या लिखेंगे? वन स्पीसीज हार्म अदर, वन स्पीसीज हार्म अदर by making its direct or indirect, by making its direct or indirect use for support, shelter और फूड। क्लियर है? चलिए, ये जो निगेटिव इंटरैक्शन में एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में हार्म पहुंचा सकता है। क्यों हार्म पहुंचाता है? तो खुद के सपोर्ट, शेल्टर और फूड के लिए। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये 2 तरह का होता है। क्या? 2 तरह का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप। जो पहला टाइप होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। और जो दूसरा टाइप होता है उसको कहते हैं प्रीडेशन। क्या कहते हैं? प्रीडेशन। तो निगेटिव इंटरैक्शन का 3 टाइप्स: एक्सप्लॉयटेशन, एमेंसलिज्म और कंपटीशन। एक्सप्लॉयटेशन 2 तरह का, पैरासाइट और प्रीडेशन। क्या? पैरासाइट और प्रीडेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासाइट और फिर पढ़ेंगे प्रीडेशन। पैरासाइट में क्या होता है? देखना पैरासाइट में क्या होता है, और इधर रखेंगे प्रीडेशन। पैरासाइट एंड प्रीडेशन। चलिए, पैरासाइट में क्या लिखेंगे? स्मॉल पैरासाइट बेनिफिटेड। जो इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन है, एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। यहाँ पे भी एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, देखिए स्मॉल पैरासाइट में क्या होता है? पैरासाइट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं जबकि उसका होस्ट क्या होता है? लार्ज होता है। तो स्मॉल पैरासाइट को फायदा पहुंचता है जबकि लार्जर होस्ट को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? Small parasite benefited, large host is harmed. Small parasite is benefited and large host is harmed. लार्ज होस्ट को नुकसान पहुंचता है। क्लियर? ये होता है किसमें?
पैरासाइट में, जबकि प्रीडेशन में क्या होता है कि बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता है। समझ में आ गया? ये होता है। एक ट्रू पैरासाइट जो होता है ना, ट्रू पैरासाइट वो कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है। पैरासाइट डू नॉट किल, पैरासाइट डू नॉट किल देयर होस्ट। पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को नहीं मारता है, जबकि प्रीडेशन में प्रीडेटर्स जो होते हैं अपने प्रे को मार कर खाते हैं। क्लियर है? लेकिन पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारता है। नेक्स्ट, पैरासाइट रिड्यूस कर देता है सर्वाइवल कैपेसिटी को, ग्रोथ कैपेसिटी को और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को। तो लिखेंगे पैरासाइट रिड्यूस ग्रोथ, सर्वाइवल, पैरासाइट रिड्यूस ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आपको पता है पैरासिटिक जो होता है ना, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी स्पेसिफिक पैरासाइट एक स्पेसिफिक होस्ट पे ही क्या करेगा, निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट होगा। यानी पैरासाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, जो जू होता है ना वो ह्यूमन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होस्ट स्पेसिफिक है। और जहां पे भी स्पेसिफिक आएगा, होस्ट स्पेसिफिक आएगा, वो सब क्या हो जाएगा, को इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को इवोल्यूशन। जैसे रिफ्लेसिया, टोटल रूट पैरासाइट, रिफ्लेसिया जब भी अपना फूड ऑब्टेन करेगा तो कंप्लीटली रूट से ही ऑब्टेन करेगा। तो ये भी क्या है, डिपेंडेंट है रूट पे, को इवोल्यूशन। कस्कुटा भी क्या है, स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। जब भी अपना फूड ऑब्टेन करेगा तो फिर स्टेम से ही ऑब्टेन करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, डिपेंडेंसी। और जहां पे डिपेंडेंसी है कि भाई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड ऑब्टेन करता है, एक डिपेंडेंसी है, तो वहां पे क्या को शो करता है, को इवोल्यूशन को शो करता है। तो पैरासाइट भी क्या है, को इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। क्या, को इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है कि भाई दोनों का इवोल्यूशन साथ साथ हुआ होगा, होस्ट का और पैरासाइट का। क्लियर है? नेक्स्ट, पैरासाइट जो होते हैं ये दो तरह के पैरासाइट होते हैं। पहले डिटेल में पैरासाइट पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में प्रीडेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में मतलब प्रीडेटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है इक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है इंडो पैरासाइट। ठीक है, सुनिए लो। इक्टो पैरासाइट क्या होता है सर, तो अगर किसी होस्ट के बॉडी के ऊपर, ठीक है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो इक्टो पैरासाइट, और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो इंडो पैरासाइट। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट बस सुन लीजिए ना, कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट और एक इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड इंडो पैरासाइट लाइव इन द बॉडी ऑफ होस्ट। क्या, लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड लाइव इन द बॉडी ऑफ होस्ट। इक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा लीच ऑन कैटल, टिक्स ऑन डॉग, या फिर और लाइस ऑन ह्यूमन। ये सब क्या हो जाएगा, इक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। लिख ही देते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट। एक होता है इक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट क्या है, लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, और ये क्या हो जाएगा, इन द बॉडी ऑफ होस्ट, इन द बॉडी ऑफ। क्लियर? इसका एग्जांपल हो जाएगा लीच ऑन कैटल, और क्या एग्जांपल हो जाएगा, पिग्स ऑन डॉग, और क्या एग्जांपल हो जाएगा, लाइस ऑन ह्यूमन। आपके बॉडी पे है जो जू है ना, जू, ये लाइस है ना, ये क्या है, इक्टो पैरासाइट का एग्जांपल है। इंडो पैरासाइट का एग्जांपल हो जाएगा टीनिया,
और एग्जाम्पल हो जाएगा टेप वॉर्म, और एग्जाम्पल हो जाएगा एस्कैरिस, और एग्जाम्पल होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ईटीसी कर होता है ना, और एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऐसे करके बहुत सारे इंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कुछ प्लांट्स पे भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे अब प्लांट पे पैरासाइट होते हैं इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, मतलब एनिमल पैरासाइट होते हैं प्लांट पे, ये प्लांट्स के सैप को सक करते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट को सक करते हैं, जैसे एफिड्स या लैक इंसेक्ट ऑन प्लांट। क्लियर है? तो यहां तक हो गया कि आपका टाइप्स ऑफ पैरासाइट दो तरह के होते हैं, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। अगर इनसाइड द बॉडी पैरासाइट है, होस्ट के अंदर है, तो इंडोपैरासाइट, और बॉडी के अपर सरफेस पर प्रेजेंट हो गए तो इक्टोपैरासाइट। दूसरा है एक हाइपर पैरासिटिज्म। क्या ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है? हाइपर पैरासिटिज्म क्या है? हाइपर पैरासिटिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग लेंगे हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म में क्या होता है भाई? हाँ, हाइपर पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के बॉडी पे रहता है। अब पैरासाइट लाइव ऑन अनदर पैरासाइट, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर पैरासाइट। अब पैरासाइट लाइव ऑन अनदर पैरासाइट, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे डिपेंड होता है। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या एग्जांपल है भाई? बैक्टीरियोफेज वायरस डिपेंड ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस किस पे पैरासाइट है? बैक्टीरिया पे पैरासाइट है। किस पे पैरासाइट है? बैक्टीरिया पे पैरासाइट है। नेक्स्ट है एक ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म, एक हाइपर पैरासिट। ये सब क्या है? नोट है, एक्स्ट्रा कहानी है पैरासाइट। नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है ना, ये सिंपल सा बात है, ये होता है पैरासिटिक बर्ड्स, कोयल है ना, कुक्कू, और नेस्ट ऑफ होस्ट, मतलब और कौवा के बीच, यानी क्रो के बीच, है ना, कोयल और कौवा के बीच एक रिलेशनशिप है, एक पैरासिटिक रिलेशनशिप है। ये जो कोयल है ना, ये अपने एग को जाके रिलीज कर देती है कहाँ पे? कौवा के घोंसला में, यानी क्रो के घोंसले में। ठीक है, तो क्रो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के क्या करता है? उसको इंक्यूबेट करता है। क्या करता है? इंक्यूबेट करता है। ठीक है, इंक्यूबेट करता है। जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो उसमें से जो बच्चा निकलता है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग आता है कोयल का, वो कुछ समय के लिए क्रो को लगता है कि भाई ये मेरा चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा अटेंशन, पूरा केयर, पूरा न्यूट्रिएंट का खोज करना, ये सब एक कोयल किसके लिए करती है? सॉरी, एक कौवा किसके लिए करती है? कोयल के बच्चे के लिए करती है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? एक पैरासिटिक रिलेशनशिप हो गया। क्या हो गया? पैरासिटिक रिलेशनशिप हो गया। और ऐसे पैरासिटिक रिलेशनशिप को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। लिखेंगे पैरासिटिक बर्ड्स। और कौन है भाई पैरासिटिक बर्ड्स? बोलो ना, कौन है पैरासिटिक बर्ड्स? कोयल है। क्या? कोयल है। तो पैरासिटिक बर्ड्स lays its egg in, किसके घोंसले में? in the nest of host। और होस्ट कौन है? कौवा है। तो यानी ब्रूड पैरासिटिज्म में जो कोयल है, यानी जो कुक्कू है ना, कोयल है, ये क्या है? ये है पैरासाइट। और जो क्रो है, ये है होस्ट। क्लियर?
तो ये हो गया ब्रूड पैरासिटिज्म। एक होता है होलो पैरासिटिज्म। क्या होता है? होलो पैरासिटिज्म, जब कोई पैरासाइट फुल्ली कंप्लीटली डिपेंड होगा किसी दूसरे पे, अपने होस्ट पे न्यूट्रिएंट के लिए, फूड के लिए, तो ऐसे पैरासिटिक रिलेशनशिप को कहते हैं होलो पैरासिटिज्म। क्या कहते हैं? होलो पैरासिटिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है उसको कहते हैं होलो पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट, क्या? कंप्लीट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, fully dependent on the host for their requirement, fully dependent on host for their requirement। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? होलो पैरासाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होलो पैरासाइट कहलाएगा। चलो देख लेते हैं होलो पैरासाइट भी। होलो पैरासाइट कंप्लीटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट, इसको कहते हैं कंप्लीट पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट या होलो पैरासाइट। इसमें क्या होता है? एग्जांपल, इसका एग्जांपल होगा रिफ्लेशिया। क्या एग्जांपल होगा भाई? रिफ्लेशिया। इसका एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, रेफ्लेशिया फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्लेशिया जो है ना, ये टोटल रूट पैरासाइट है। क्या है? टोटल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट कस्कुटा, ये जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। क्लियर? कस्कुटा और रेफ्लेशिया। कस्कुटा क्या है? स्टेम पैरासाइट है, रेफ्लेशिया क्या है? रूट पैरासाइट है। याद रहेगा? जब ऐसा कंडीशन हो तो हम बोलते हैं कोई एक याद करो, बस रेफ्लेशिया रूट पैरासाइट याद करो, तो कस्कुटा स्टेम पैरासाइट अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेमी पैरासाइट। क्या होता है? एक होता है हेमी पैरासाइट, यानी कुछ अपना फूड खुद बना लेगा और कुछ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, उसको कहते हैं हेमी पैरासाइट। पैरासाइट पार्शियली डिपेंड ऑन होस्ट, थोड़ा सा होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। विस्कम, क्या? विस्कम ये ओक प्लांट पे होता है। कहां पे होता है? ओक प्लांट पे होता है। ठीक है, ओक ट्री पे होता है, इससे अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट है लोरेंथस, ये हेमी पैरासाइट है। लोरेंथस ये भी क्या है? हेमी पैरासाइट है, और ये मैंगो पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है भाई? ये मैंगो पे प्रेजेंट होता है लोरेंथस। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट विस्कम और लोरेंथस होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये हेमी पैरासाइट का एग्जांपल है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेशिया और कस्कुटा। क्या? रिफ्लेशिया और कस्कुटा। आपको विस्कम भी याद रखना है कि ये स्टेम के लिए पार्शियल पैरासाइट होता है, और लोरेंथस मैंगो ट्री पे पार्शियल पैरासाइट होता है। क्लियर है? एक होता है, आपको अक्सर लगता है ना कि मस्क्यूटो हमारा ब्लड सक करता है, ये भी क्या है? पैरासाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मस्क्यूटो ट्रू पैरासाइट नहीं, मस्क्यूटो एक तरह का फॉल्स पैरासाइट है, क्योंकि ये कंप्लीटली जो अपना होस्ट बदलता रहेगा ना, वो एक ट्रू पैरासाइट हो ही नहीं सकता है। ट्रू पैरासाइट जो होते हैं वो एक होस्ट को रखते हैं, ठीक है, या फिर फिक्स होस्ट को रखते हैं। एक होस्ट से ज्यादा बेहतर टर्म है कि पैरासाइट फिक्स्ड होस्ट को रखते हैं, लेकिन मॉस्क्यूटो अपना न्यूट्रिएंट कोई गंदा जगह, कचरा जगह, वहां से भी ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, आपसे, हमसे भी ऑब्टेन कर लेगा, प्लांट्स पे भी बैठ के उसके न्यूट्रिएंट को सब करके ये ऑब्टेन कर लेगा। इसलिए मॉस्क्यूटो को पैरासाइट कंसीडर नहीं किया गया। समझ में आ गया? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीडेशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीडेशन। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? पैरासिटिक एडेप्टेशन, यानी पैरासाइट का कुछ एडेप्टेशन है जो उसको पैरासाइट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे पैरासिटिक एडेप्टेशन। क्या? पैरासिटिक एडेप्टेशन। ये जो पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट, ये तो सिंपल सा बात है कि किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्या? किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो इसके पास एक एडहेसिव ऑर्गन होना चाहिए। क्या? एडहेसिव ऑर्गन होना चाहिए। जैसे ही देखे कि ये मेरा वाला होस्ट है, जाके उसको क्या कर ले? पकड़ ले। क्या कर ले? पकड़ ले।
तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन होगा प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर। इसके पास एडहेसिव ऑर्गन या सकर्स प्रेजेंट होता है, किसके पास? पैरासाइट के पास। तो लिखेंगे पैरासिटिक एडेप्टेशन, पैरासिटिक एडेप्टेशन। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में जो पहला एडेप्टेशन होगा, क्या जो फर्स्ट एडेप्टेशन होगा वो क्या होगा? बोलो क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर्स। दूसरा, जब ये पैरासाइट के अंदर रहेगा तो इसके पास आंख, नाक, कान ये सब रह के क्या होगा? समझ में आ गया ना? मुंह तो रहेगा, मतलब माउथ तो रहेगा, यानी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन इसके पास नहीं होता है। होस्ट अपना बचाव करेगा, साथ ही साथ पैरासाइट का भी बचाव हो जाएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन इसके पास नहीं है, ये भी एक एडेप्टेशन है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, इसके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है। दूसरा, अब देखो भाई, पैरासाइट या तो किसी बॉडी के ऊपर रहता है एक्टो पैरासाइट, या किसी की बॉडी के अंदर रहता है इंडो पैरासाइट। सिंपल सा बात है। जब उससे अपना ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा कि न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करके ऑब्टेन करेगा? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा, बस न्यूट्रिएंट को सर्व करेगा। अब जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन गया, ठीक है, हम प्रोटीन खाए एमिनो एसिड बन गया, तो ये डाइजेस्टेड पार्ट हो गया। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब क्या हो गया? डाइजेस्टेड कंपोनेंट हो गया। और पैरासाइट डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि पैरासाइट के पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया? जो पैरासाइट है उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। एस्केरिस आंसर चला जाएगा, टेपवर्म आंसर चला जाएगा। इस सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब करते हैं। तो नेक्स्ट एडेप्टेशन हो जाएगा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पैरासाइट का एक और प्रॉपर्टी होता है कि भाई इसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। क्या? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। आप पैरासाइट को भगाने का हर संभव कोशिश कर लीजिए, ये इतना ज्यादा अपने नंबर्स को बढ़ाएगा कि जल्दी छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है इसके पास, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। चलिए भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।